अमोघ एजुकेशन में एक बार आपका फिर स्वागत है। कल हमने सहायक प्राध्यापक परीक्षा 2022 के पाठ्यक्रम की बात की थी, जिसमें हमने 4 इकाई तक देख लिया था कि सिलेबस में क्या क्या है। आज हम 5वीं इकाई से बात करेंगे सिलेबस को आगे समझने की कि आपके सिलेबस में, आपके पाठ्यक्रम में क्या शामिल किया गया है। तो जो हमारी 5वीं इकाई है उसमें हिंदी कविता का रीतिकालीन साहित्य दिया है। ठीक है, हिंदी कविता का रीतिकालीन साहित्य दिया है। इसमें रीतिकाल की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक पृष्ठभूमि, रीति शब्द की व्याख्या, रीतिकाल की प्रवृत्तियां, रीतिकाल का मुक्तक एवं प्रबंध काव्य। अर्थात रीतिकाल की सामाजिक परिस्थिति क्या थी। देखिए, किसी भी काल में आपको सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक पृष्ठभूमि, उसकी परिस्थिति का आपसे अवश्य पूछा जाता है। तो आप एक बात याद हमेशा रखिएगा कि जो कालक्रम होता है ना, जो जैसे हमने देखा कि रीतिकाल का समय क्या था, रीतिकाल की समय क्या थी 1700 से 1850 तक। ठीक है, इसमें अलग विद्वानों के थोड़े से मत मिल जाएंगे, पर आपको अगर देखेंगे हम तो 1700 से 1850 तक रीतिकाल की समय सीमा देखी जाती है। ठीक है, इस टाइम पे था क्या, मतलब इस समय पे इतिहास क्या रहा था भारत का। ठीक है, तो इस टाइम पे आपका अंग्रेजों का आगमन प्रारंभ हो गया था। ठीक है, उनकी अपनी वो चलना लगा था। देश जो है वो छोटे छोटे राज्यों में विभाजित हो गया था। कोई केंद्रीय सत्ता उस वक्त नहीं हुआ करती थी। ठीक है, तो इस प्रकार उस टाइम पे क्या सामाजिक स्थितियां रही होंगी, राजनीतिक स्थिति क्या रही होंगी और आर्थिक क्या रही होंगी। ठीक है, रीति शब्द की व्याख्या, जैसे रीति को अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरह से परिभाषित किया है। रीति को किसी ने शैली बोला है, किसी ने तरीका बताया, अलग अलग प्रकार से इसकी व्याख्या की गई है ना। रीतिकाल की प्रवृत्तियां, है ना, प्रवृत्तियां मतलब उस टाइम पे किस प्रकार का काव्य लिखा जा रहा था, है ना, जिसमें हम प्रमुख रूप से क्या देखते हैं, प्रवृत्तियों में श्रृंगारिकता देखते हैं, है ना, श्रृंगारिकता देखते हैं, अलंकारिता देखते हैं। ठीक है, नीतिपरकता भी देखते हैं। नीतिपरकता जैसे हमारे बिहारी है ना, बिहारी की दोहों में आपको नीतिपरकता भी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इस प्रकार हम इसकी प्रवृत्तियां देखते हैं। ठीक है, और इन्हीं से संबंधित प्रश्न पूछ लिया जाता है आपसे। जैसे मान लो पूछ लिया कि रीतिकालीन प्रवृत्तियों में शामिल नहीं है श्रृंगारिकता, अलंकारिकता, नीतिपरकता और स्वच्छंदता। ठीक है, तो आप बता सकते हो आसानी से इसमें क्या नहीं है। ठीक है, अगले पॉइंट में क्या बात की गई है, रीतिबद्ध काव्यधारा की प्रमुख प्रवृत्तियां और प्रमुख कवि। अब देखो, रीतिकाल को यहाँ पे तीनों चीजें दी है, रीतिबद्ध, रीतिमुक्त और रीति सिद्ध जो दिया है वो 3 है। तो ये रीतिकाल जो है उसको 3 भाग में विभाजित किया गया है। यहाँ पे 3 काव्यधाराएं थी, है ना। एक तो थी बद्ध, है ना, मतलब रीतिबद्ध, एक थी सिद्ध मतलब रीति सिद्ध, और एक थी मुक्त मतलब रीति मुक्त। ठीक है, अब जो बद्ध थे हमारे, है ना, जैसे हमने रीतिबद्ध बात की, तो जो ये लक्षण ग्रंथ थे उन लक्षण ग्रंथों को ये लिखा करते थे ना, लक्षण ग्रंथ पे ये लिखते थे। ठीक है, और रीति सिद्ध कवि जो हुआ करते थे, है ना, वो अपने मतलब अपने स्वतंत्र ग्रंथ लिखते थे, खुद नहीं लिखते थे, है ना। मान लो इन्होंने कोई टीका लिखी है ना, जैसे रीतिबद्ध वालों ने टीका लिखी है, स्वतंत्र ग्रंथ लिखेंगे। और ये मुक्त, तो इनको मुक्त को किसी रीति से, किसी शैली से, किसी नियम से बंधने का कोई वो नहीं था। ये स्वतंत्र ग्रंथ लिखते थे अपने, और स्वतंत्र रचना। जैसे आजकल हम बोलते हैं कि यार मैं एक मुक्तक लिखा है, तो 4-4 लाइन है, आजकल जो मुक्तक चल गया है, तो इसमें कोई नियम और कोई उस चीज का पालन नहीं किया जाता था। ठीक है, तो ये चीज आपकी हुई कौन सी, रीतिबद्ध, जिसमें केशव, चिंतामणि, पद्माकर मिलेंगे। रीति सिद्ध में आपको बिहारी मिलेंगे, जिनकी बिहारी सच सही है ना, एकमात्र रचना है जिसमें 700 दोहे मिलते हैं। ठीक है, रीति मुक्त काव्यधारा, इसमें घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर, है ना, ये सब मिलेंगे आपको। राष्ट्रीय चेतना के कवि भूषण, है ना, इनको क्या बोला जाता है, राष्ट्रीय चेतना के कवि बोला जाता है भूषण को। ठीक है, तो ये है आपके। फिर रचनाओं में क्या क्या लिया है, केशव की रामचंद्रिका ली है, और रामचंद्रिका से अंगद और रावण का संवाद लिया है ना। केशव दास की रामचंद्रिका ली है और उससे क्या लिया है, अंगद और रावण का संवाद लिया है। ठीक है, बिहारी की बिहारी सत्सई ली है, जिसके संपादक कौन है, जगन्नाथ दास रत्नाकर है। और इसका दोहा संख्या 1, 11, 19, 20, 21, 25, इस प्रकार आपके दोहों की संख्या दे दी है। टोटल जो है वो कुल मिला के 20 दोहे रहेंगे। ठीक है, घनानंद के कवित्व दिया है, जिसमें संपादक विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी हैं। प्रारंभिक इसके 25 पद आपको पूछे जाएंगे। भूषण ग्रंथावली है, जिसके संपादक आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी हैं। इसके भी प्रारंभिक क्या 25 पद आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इसमें आपका क्या पूछा गया है, रीति काल में जो काव्य धाराएं थी, है ना, और रीति काल जो कवि थे उन सब का हमको विवरण
देखने को मिलेगा। मैं बार बार बात करता हूं प्रश्नों की, तो प्रश्न आपसे इस प्रकार पूछे जा सकते हैं कि इसमें से कौन रीति मुक्त कवि है, कौन रीतिबद्ध कवि है, कौन रीति सिद्ध कवि है। तो इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। चलिए अगली इकाई पे चलते हैं। ठीक है, आगे आपकी 6वीं इकाई है। इसमें हिंदी साहित्य का आधुनिक काल दिया है काव्य में, है ना, मतलब काव्य के रूप में दिया है कि हिंदी साहित्य, मतलब देखो काव्य मतलब आप मान के चलोगे पद्य, ठीक है, और गद्य अलग होता है। ठीक है, हमने देखा कि आधुनिक काल की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक पृष्ठभूमि। अब हम वही बात कर रहे हैं, आधुनिक काल आपका शुरू कब हो जाएगा, प्रारंभ कब हो जाएगा आपका, है ना। इसको आप देखोगे 1850 के बाद और अब तक। ठीक है, 1850 से जो अभी तक का समय है उसको आधुनिक काल में बोला गया है, और उसको 4 या 5 अलग अलग विभागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, तो इस काल में सामाजिक पृष्ठभूमि क्या रही होगी, राजनीतिक और आर्थिक, है ना। तो हमें पता चलता है कि 1857 में क्रांति हो गई थी। उसके बाद जो कंपनी के हाथ में शासन था उसको क्राउन ने ले लिया था, मतलब ब्रिटेन शासक बन गया था भारत का, और उस स्थिति से हम सब लोग बहुत अच्छे से वाकिफ हैं। तो राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति क्या रही। ठीक है, उसके बाद इन्होंने भारतेंदु युग, है ना, ये रेंसा जो लिखा है इसको समझ लेना, पुनर्जागरण, है ना। रेंसा जो है उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पुनर्जागरण या भारतीय जागरण इसको। ठीक है, क्यों 1857 के बाद हमने सोचा कि यार हम आजाद हो सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार इसको हम विस्तृत देखेंगे बाद में क्लास में। ठीक है, फिर भारतेंदु युग, भारतेंदु युग की प्रमुख प्रवृत्तियां, है ना। जैसे भारतेंदु युग की प्रवृत्तियां क्या थी, राष्ट्रवादिता थी, है ना, प्रकृति का चित्रण हो रहा था, श्रृंगारिकता भी थी, भारत की दुर्दशा और उसकी सामाजिक चेतना का चित्रण किया जा रहा था। इस प्रकार से आपको इसमें प्रवृत्तियां मिलेंगी भारतेंदु युग में। ठीक है, द्विवेदी युग की बात अगर की जाए तो द्विवेदी युग की भी प्रवृत्तियां और उसके जो कवि हैं वो रहेंगे। ठीक है, अगला आता है आपका छायावाद। छायावाद का सीमांकन, मतलब सीमा कब से कब तक है ना। तो देखो मैं आपको यहीं से बता दूं, भारतेंदु युग जो है ना, भारतेंदु युग की जो सीमा निर्धारित की गई है वो 1850 से 1885, है ना। ये रामचंद्र शुक्ल जी बोलते हैं, क्योंकि 1850 में हमारे भारतेंदु जी का जन्म हुआ और 1885 में उनका निधन हो गया था, तो वो इसको मानते हैं, है ना। पर अगर अलग अलग विद्वानों के मत देखें तो वो 1850 से आपको 1900 तक मिल जाएगा। ठीक है, कौन, भारतेंदु युग 1850 से 1900 तक देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद द्विवेदी आता है ना, उसके बाद द्विवेदी युग चालू हो जाता है। तो ये आपका कब हो जाता है, 1900 से 1918। ठीक है, इसके बाद छायावाद आता है, तो छायावाद आपका 1800 से 1936 तक चलता है। ठीक है, और 1936 से 43 तक प्रगतिवाद, 43 से 52, 54, 55 अलग अलग बुक में अलग अलग विद्वानों द्वारा अलग अलग सीमा बताई गई है। तो ये आपकी प्रयोगवाद की है। ठीक है, तो सीमांकन मतलब सीमा का अंकन किस प्रकार किया गया है, नामकरण किस प्रकार रखा गया है, इसकी प्रवृत्तियां क्या रही थी, है ना, प्रमुख कवि कौन कौन है। ठीक है, जिस प्रमुख कवि में जो 3 स्तंभ बोले जाते हैं, प्रसाद, पंत, निराला, है ना, प्रसाद, पंत, निराला त्रिस्तंभ, महादेवी वर्मा चौथी है उसमें। ठीक है, फिर राष्ट्रीय काव्यधारा एवं प्रवृत्तियां और प्रमुख कवि, जो राष्ट्रीय काव्यधारा थी उस टाइम पे जो राष्ट्रवाद के लिए लिख रहे थे उनमें। ठीक है, इस बारे में बात की जाएगी। फिर आता है प्रगतिवाद, प्रगतिवाद के उदय के कारण, प्रगतिवाद की प्रवृत्तियां। ठीक है, तो प्रगतिवाद जो हमारा 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की गई थी, है ना, जिसके प्रथम जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता मुंशी प्रेमचंद्र ने की थी। तो उसी प्रगतिवादी लेखक संघ से प्रगतिवाद की शुरुआत मानी जाती है, अर्थात 1936 से। ठीक है, फिर आता है प्रयोगवाद। तो प्रयोगवाद की शुरुआत तार सप्तक से मानी जाती है, और उस तार सप्तक की शुरुआत जो हुई थी, पहला तार सप्तक हुआ था 1943 में, है ना, अर्थात 1936 से 1943 क्या रहेगा, प्रगतिवाद रहेगा। ठीक है, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल आप देखोगे तो आपको हमेशा याद रहेगा। अगली हम बात करते हैं नई कविता, समकालीन कविता, इनकी विशेषता, इनके कवि और इनकी रचनाओं की। ठीक है, अब इससे संबंधित रचना इन्होंने कौन कौन सी ली है इस काल से, तो मैथिली शरण गुप्त की भारत भारती से अतीत खंड और साकेत का नवम सर्ग लिया गया है। जयशंकर प्रसाद की कामायनी से चिंता, श्रद्धा और इड़ा सर्ग लिया गया है। निराला राम की शक्ति पूजा से निराला की राम की शक्ति पूजा, बादल राग और जागो फिर एक बार 3 कविताएं ली गई है। दिनकर की परशुराम की प्रतीक्षा, कुरुक्षेत्र का 7वां सर्ग। ठीक है, आज्ञे की असाध्य वीणा और नदी के दीप, ये 2 कविताएं ली गई है। केदारनाथ अग्रवाल फूल नहीं रंग बोलते हैं कविता संग्रह, दुष्यंत कुमार का साये में धूप गजल संग्रह,
कुंवर नारायण का आत्मजयी ये काव्य है। नागार्जुन का बादल को घेरते देखा है। अकाल और उसके बाद कालिदास सच सच बतलाना, ये कविताएं नागार्जुन से ली गई है। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं हमारी 7वीं इकाई पे। ठीक है, इसमें हिंदी साहित्य का आधुनिक काल। अब इसमें क्या दे दिया, गद्य दे दिया। अभी हम क्या पढ़ के आए, काव्य। काव्य मतलब पद्य पढ़ के आए। अब हम देखेंगे गद्य। ठीक है, अब हिंदी गद्य का उद्भव कैसे हुआ, उसका विकास कैसे हुआ, है ना। भारतेंदुयुगीन गद्य की प्रवृत्तियां क्या रही थी, जो प्रवृत्तियां हमने अभी काव्य में देखी है, गद्य में समथिंग आपको प्रवृत्तियां आपको वही मिलेंगी। ठीक है, वैसी ही मिलेंगी। उसमें प्रमुख रचनाकार कौन थे, है ना, उस टाइम पे, उस समय पे प्रमुख रचनाकार कौन थे। ठीक है, उसके बाद आप क्या देखोगे, रचनाकार के बाद आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी और सरस्वती पत्रिका, उसका हिंदी के गद्य में योगदान क्या रहा है, इसकी बात करेंगे। स्वतंत्रता पूर्व हिंदी गद्य साहित्य एवं स्वतंत्रोत्तर हिंदी गद्य साहित्य की विभिन्न विधाओं का विकास, मतलब स्वतंत्रता से पूर्व हिंदी गद्य क्या रहा था और स्वतंत्रता के बाद में हिंदी गद्य की विधाएं कौन कौन सी रही हैं, है ना। विधाओं का मतलब आप सब समझते होंगे है क्या होता है, एकांकी होती है, नाटक होता है ना, यात्रा वृतांत होता है, संस्मरण होता है, उपन्यास होता है, कहानी होती है, ये सब आपकी विधाएं हैं। ठीक है, अब विधाओं से इन्होंने एक एक करके आपका दिया कि हिंदी का उपन्यास, उसका उद्भव और विकास। ठीक है, गोदान मुंशी प्रेमचंद्र का, मानस का हंस अमृतलाल नागर का, बाणभट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी की, त्यागपत्र जैनेन्द्र का। ठीक है, हिंदी कहानी का उद्भव और विकास कब हुआ, है ना, कैसे हुआ, यह है। तो टोकरी भर मिट्टी माधवराव सप्रे की, उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की। नशा मुंशी प्रेमचंद्र की, पुरस्कार जयशंकर प्रसाद की। तीसरी कसम फणीश्वरनाथ रेणु की। परिंदे निर्मल वर्मा की। वापसी उषा प्रियंवदा की। खोई हुई दिशाएं कमलेश्वर की। कोसी का गढ़वाल शेखर जोशी की। गदल रांगिया राघव की। फिर हिंदी निबंध, ललित निबंध, नाटक और आलोचना का स्वरूप, उनका उद्भव और उनका विकास, है ना। प्रकार, प्रमुख निबंधकार, प्रमुख निबंध का नाटककार एवं प्रमुख आलोचक। ठीक है, अब निबंध में क्या क्या शामिल किया है, आचरण की सभ्यता सरदार पूर्ण सिंह का, मेरी असफलताएं बाबू गुलाब राय का, करुणा रामचंद्र शुक्ल का, देवदारू आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का, एक लंबी कविता का अंत मुक्तिबोध का, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है आचार्य विद्यानिवास मिश्र जी का। फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल की आलोचना पद्धति, नंदलाल वाजपेयी की आलोचना पद्धति, हजारी प्रसाद द्विवेदी की आलोचना पद्धति, नगेंद्री की आलोचना पद्धति, अंधेर नगरी भारतेंदु हरिश्चंद्र, चंद्रगुप्त जयशंकर प्रसाद, लहरों के राजहंस, ये नाटक है। मोहन राकेश, अंधयुग धर्मवीर भारती और कोणार्क जगदीश चंद्र माथुर, ये सब क्या है, नाटक है, इनका दिया हुआ है। ठीक है, गद्य की अन्य विधाएं, रेखा चित्र, संस्मरण, आत्मकथा, यात्रा वृतांत, डायरी, रिपोर्टाज, पत्र साहित्य, ये सब अभी आपको मैंने जो बताई है, इनका उद्भव देखना है और इनका विकास देखना है। ठीक है, फिर इनमें रचनाएं शामिल की गई हैं। महादेवी वर्मा पथ के साथी जो संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। उसके बाद आगे का अरे यावर रहेगा याद। ठीक है, यात्रा वृतांत है। अब आपको एक बात यहाँ बता दूं कि जितनी गद्य विधाएं हैं उनमें से अधिकतर गद्य विधाओं का विकास अगर एकांकी और कुछ छोड़ दें तो भारतेंदु युग में ही हुआ है। विकास मतलब उद्भव, है ना, सॉरी उद्भव जो है वो भारतेंदु युग में ही हुआ है। मतलब गद्य की विधाओं ने जन्म लिया है भारतेंदु युग में और वो धीरे धीरे अपने विकास के क्रम में द्विवेदी युग और छायावाद आते आते उनका पूर्ण विकास हो गया है। ठीक है, 8वीं यूनिट में हम बात करेंगे काव्य शास्त्र की, है ना। काव्य शास्त्र में आपको भारतीय काव्य शास्त्र और पाश्चात्य काव्य शास्त्र दोनों ही देखने पड़ते हैं। ठीक है, तो काव्य शास्त्र की अवधारणा, भारतीय काव्य शास्त्र की अवधारणा, काव्य के हेतु क्या है, मतलब काव्य का कारण क्या है, काव्य के प्रयोजन मतलब काव्य का उद्देश्य क्या है, शब्द शक्ति, है ना, जिसमें लक्षणा, अभिधा, है ना, व्यंजना ये आएंगी, रस संप्रदाय का स्वरूप, है ना, रस संप्रदाय, निष्पत्ति, साधारणीकरण, रस के प्रमुख प्रकार क्या क्या हैं, ये सब आएंगे। जैसे नाट्य शास्त्र भरत मुनि ने रस संप्रदाय, रस की पहली बार बात की है। अलंकार सिद्धांत, अलंकारवादी आचार्य, है ना, और अलंकारों के प्रमुख प्रकार जैसे हमारे अर्थ अलंकार, शब्द अलंकार और उभय अलंकार। ठीक है, ध्वनि सिद्धांत, इसके कौन है आपके, आनंदवर्धन। ठीक है, ध्वन्यालोक इनका ग्रंथ है। ठीक है, ये सब संप्रदाय, इनके ग्रंथ, इनके रचना का मतलब इनके प्रवर्तक, है ना, कौन कौन है। फिर रीति सिद्धांत, काव्य के गुण हम देखेंगे, काव्य के गुण कौन कौन से हैं, माधुर्य, ओज है, प्रसाद है ना, और भी आपके 10 गुण माने हैं।
वक्रोक्ति सिद्धांत हम देखेंगे, है ना। वक्रोक्ति कुंतक का है। औचित्य सिद्धांत देखेंगे, औचित्य क्षेमेंद्र का है। पाश्चात्य काव्य शास्त्र में प्लूटो का काव्य सिद्धांत देखेंगे, जहां प्लूटो बात करता है कि कवि क्या है, सत्य से 3 गुना दूर है। जबकि अरस्तु क्या बताता है, अरस्तु प्रकृति की अनुकृति के बारे में बात करता है, ठीक है, अनुकरण का सिद्धांत, इनका विरेचन का सिद्धांत है ना। फिर लॉन्जाइनस का उदात्त का सिद्धांत है। विलियम वर्ड्सवर्थ का काव्य भाषा सिद्धांत है, जिसमें इन्होंने काव्य भाषा को क्या माना है कि जन भाषा होनी चाहिए, सामान्य सरल भाषा होनी चाहिए, ठीक है। कालरज का कल्पना सिद्धांत, जिसमें ये कल्पना को क्या मानते हैं, काव्य के लिए सबसे आवश्यक जो हमारी प्रतिभा है ना, जो हमारे भारतीय काव्य शास्त्र में प्रतिभा है, वही पाश्चात्य काव्य शास्त्र में कल्पना है, ठीक है। टी.एस. इलियट साहब का परंपरा सिद्धांत है और निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत है। फिर स्वच्छंदतावाद, काव्य का अन्य कलाओं से संबंध किस प्रकार है, बिंब क्या होते हैं, प्रतीक क्या होते हैं, महाकाव्य क्या है, गीति काव्य क्या है, दृश्य काव्य क्या है, इनका सबका स्वरूप, ठीक है, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। अब यहां से आपको कुछ नया मिलेगा जो सेट नेट में नहीं है। अब ये है मध्य प्रदेश का हिंदी साहित्य, ठीक है। यहां से मध्य प्रदेश के जो साहित्यकार हैं उनको यहाँ इस यूनिट में शामिल किया गया है, ठीक है। जैसे माखनलाल चतुर्वेदी, ठीक है, आप सुभद्रा कुमारी चौहान, ठीक है, बालकृष्ण शर्मा नवीन, शिवमंगल सिंह सुमन, भवानी प्रसाद मिश्र, इन सबको शामिल किया गया है और इनकी रचनाएं शामिल की गई है ना। जैसे माखनलाल चतुर्वेदी की कैदी और कोकिला, बलिपंथी के लिए पुष्प की अभिलाषा, सुभद्रा कुमारी चौहान की वीरों का कैसा हो बसंत, झांसी की रानी, जलियांवाला बाग में बसंत, ठीक है। बालकृष्ण शर्मा नवीन जी की बिलबगान, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ, शिवमंगल सिंह सुमन की तूफानों की ओर घुमा दो नाविक, मिट्टी की बारात पर आंखें नहीं भरी, भवानी प्रसाद मिश्र की सतपड़ा के घने जंगल, आप सबने पढ़ी होगी सतपड़ा के घने जंगल ऊँगते अनमने जंगल, है ना। सन्नाटा और गीत फरोश, जी हाँ मैं गीत बेचता हूँ, जी हुजूर मैं गीत बेचता हूँ, है ना, गीत फरोश। श्री कृष्ण सरल, मैं फूल नहीं कांटे अनयारे लिखता हूँ, मैं अमर शहीदों का चारण, देश के प्यारे शहीद, ठीक है। और मुक्तिबोध की कहने दो उन्हें जो ये कहते हैं, और ब्रह्म राक्षस, ठीक है। तो इसमें ब्रह्म राक्षस आपको आपके नेट में भी मिल जाती है, गीत फरोश भी नेट में मिल जाती है ना। तो इस प्रकार बहुत सी इसमें रचनाएं तो मिल जाएंगी आपको, ये मध्य प्रदेश के संदर्भ में अलग से दिया है। फिर शरद जोशी, ये व्यंग्यकार थे, ठीक है। तो इनके जो व्यंग्य है वो है शामिल किए गए हैं। रमेश चंद्र शाह का अकेला भेला डायरी। मध्य प्रदेश की प्रमुख हिंदी से भी साहित्यिक संस्थाओं के बारे में बात करेंगे कि मध्य प्रदेश साहित्य अकेडमी, मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकेडमी, निराला सृजन पीठ, मुक्तिबोध सृजन पीठ, प्रेमचंद्र सृजन पीठ, तुलसी अकादमी, इन सबको सिलेबस में शामिल किया गया है, स्थान दिया गया है। आखिरी में मध्य प्रदेश के लोक साहित्य की और जनजाति साहित्य की हम बात करेंगे, है ना। लोक साहित्य जैसे मध्य प्रदेश को मुख्य रूप से 4 हम 5 वर्गों में विभाजित कर लेते हैं, है ना। 5 वर्गों में नहीं, विभागों में, है ना, या आप क्या बोलोगे 5 भाग हमने बना दिए हैं, है ना। एक आपका क्या हो जाएगा बुंदेलखंड, एक आपका मालवा, एक आपका बघेल, एक आपका क्या होगा जनजाति साहित्य आपका हो जाएगा, और एक हो जाएगा निमाड़, है ना। इन 5 साहित्य में हम इसको वर्गीकृत कर लेते हैं और फिर इस 5 साहित्य में हम इनको देखते हैं, ठीक है। जैसे लोक कथा, लोकगीत, लोकगाथा, लोकनाट, लोक कहावत, ये सब मिलेंगी। मालवा का लोक साहित्य क्या है ना, निमाड़ का क्या है, उसके प्रमुख कवि और रचनाएं, बुंदेलखंड का लोक साहित्य ना, उसके कवि कौन है, उनकी रचनाएं। उसी प्रकार बघेली का लोक साहित्य, उसके प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं, है ना। लोक कलाओं के संरक्षण में शासकीय संस्थाओं की भूमिका, मतलब लोक कलाओं को किस प्रकार संरक्षण प्रदान करती है शासकीय संस्थाएं, है ना। मतलब गवर्नमेंट की जो संस्थाएं वो लोक कलाओं के किस प्रकार संरक्षण देती है, ठीक है। फिर जनजातीय साहित्य के संरक्षण संवर्धन में शासकीय संस्थाओं की भूमिका, मतलब जनजातियों का संरक्षण हम किस प्रकार कर रहे हैं। जैसे आप देखोगे ना, जो भोपाल में जनजाति संग्रहालय है उसमें आप ये देखोगे कि जनजाति संस्था मतलब जनजातीय साहित्य का संरक्षण आपको वहां पे देखने को मिलेगा, है ना। बहुत सारी पुस्तकें आपको जनजाति साहित्य से संबंधित मिल जाएंगी, ठीक है। तो इस प्रकार हम देख लिया हमने कि 10 यूनिट में क्या क्या पाठ्यक्रम आपका है, क्या सिलेबस दिया गया है, कौन कौन से बिंदु है, उनसे किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। अब अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को अवश्य देख लें, जिसमें प्रथम यूनिट से चौथी यूनिट तक सिलेबस मैंने समझाया है, ठीक है। तो उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। अगर आपको सिलेबस आपको डाउनलोड करना है तो आप हमारे
टेलीग्राम चैनल अमोघ एजुकेशन है ना, टेलीग्राम चैनल अमोघ एजुकेशन पे जाके सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको दोनों की लिंक दे दूंगा, टेलीग्राम चैनल की और डायरेक्ट वेबसाइट की लिंक भी दे दूंगा, वहां से आप सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको इस प्रकार आपको मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में जो हमारा सहायक प्राध्यापक का पेपर है ना, उससे संबंधित जानकारियां मिलती रहेंगी, नेट सेट जेआरएफ से संबंधित जानकारी, और आपको वीडियो मिलते रहेंगे। धन्यवाद।